गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको हिंदी आरोह पुस्तक के गद्य खंड के पहले पाठ नमक का दरोगा का सार बताया था, जिसमें जो कि प्रेमचंद द्वारा रचित है। और यह कहानी धर्म के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है, जिसमें ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ मुंशी बंशीधर को पंडित आलोपीदीन खरीदने का असफल प्रयास करने के बाद उन्हें अपने धन के प्रभाव से नौकरी से निकलवा देता है। मुंशी बंशीधर की ईमानदारी से प्रभावित होने व अपने इस कृत्य से आत्मग्लानि होने पर पंडित आलोपीदीन प्रायश्चित करने के लिए उन्हें ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते हैं। इस तरह इस कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। यह नमक का दरोगा जो कि प्रेमचंद द्वारा रचित है, कहानी का सार है। आज मैं आपको इसी पाठ्य पुस्तक के जो पाठ के प्रश्नोत्तर हैं, थोड़ा उनकी व्याख्या करने का प्रयास करूँगी। सबसे पहला प्रश्न है वह है कि कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। हमारी समझ से इस कहानी का जो नायक है बंशीधर, वह हम सबको सबसे अधिक प्रभावित करता है। उसके कई कारण हैं, क्योंकि वह एक ईमानदार, शिक्षित, कर्तव्यपरायण व धर्मनिष्ठ व्यक्ति है, जबकि उसके पिता उसे बेईमानी का पाठ पढ़ाते हैं, घर की दयनीय दशा का भी हवाला देते हैं, परंतु इन सब के विपरीत वह ईमानदारी का व्यवहार करता है और साथ ही साथ वह स्वाभिमानी भी है। वह इस बात से सिद्ध होता है कि अदालत में जब उसके खिलाफ गलत फैसला लिया गया और उसकी नौकरी भी छीन ली गई, परंतु उसने अपना स्वाभिमान नहीं खोया। इसी कारण कहानी के अंत में उसे अपनी इसी ईमानदारी का फल मिलता है, जब पंडित आलोपीदीन उसे अपनी सारी जायदाद का आजीवन स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते हैं। इस तरह भ्रष्ट सेठ पंडित आलोपीदीन को भी बंशीधर की चारित्रिक दृढ़ता के समक्ष झुकना ही पड़ता है। इसलिए कहानी का यह पात्र हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है। कारण उसके बता दिए गए हैं कि वह ईमानदार, शिक्षित, कर्तव्यपरायण व धर्मनिष्ठ है और इसके साथ ही साथ वह स्वाभिमानी भी है। प्रश्न नंबर 2 है कि नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू उभर कर आते हैं। पहलू का अर्थ है पक्ष। अब इस कहानी में पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व के 2 पहलू हैं। पहला पहलू कौन सा है? जब वह भ्रष्ट व्यक्तित्व वाला प्रदर्शन करता है, जो कि हमारे लिए अप्रशंसनीय है। पंडित आलोपीदीन के चरित्र का यह पक्ष आदर के योग्य नहीं है, क्योंकि वह भ्रष्ट कार्यों को रात के अंधेरे में बड़े आराम से करता है, धन कमाने के लिए धन का गैर कानूनी उपयोग करता है। उसने विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रिश्वत के दलदल में फंसा रखा है। कहानी के आरंभ और मध्य तक उसे समाज के एक चालाक और बाचाल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, जिसने अपने धन के बल पर सारे समाज में अपना आधिपत्य जमा रखा है। वह अपनी चतुरता से समाज में अपना सम्मानित स्थान बनाया हुआ है और इसके भ्रष्ट चरित्र की प्रशंसा नहीं की जा सकती। इसलिए उसका यह चरित्र, जो कहानी के आदि से मध्य तक आता है, अप्रशंसनीय है। उस पंडित आलोपीदीन का जो दूसरा पहलू है, वह है एक उज्जवल व्यक्तित्व, जो कि हमारे लिए प्रशंसनीय है। कहानी के अंत में पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व का
सकारात्मक पक्ष उभर कर सामने आता है। जब भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति ईमानदार वंशीधर जो दरोगा के पद पे थे जब के द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर उससे अपना अपमान का बदला लेने के लिए उसे नौकरी से तो निकलवा देते हैं, किंतु दारोगा के दृढ़ चरित्र के समक्ष उनका झूठा अहंकार समाप्त हो जाता है और उन्हें आत्मग्लानि होती है। उन्हें लगता है कि समाज में हर व्यक्ति बिकाऊ नहीं होता है और वह वंशीधर के ईमानदार व्यक्तित्व से प्रभावित होकर ही उसे सम्मानपूर्वक अपनी सारी संपत्ति का स्थायी प्रबंधक नियुक्त करता है। और पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व की यह गुण ग्राहकता ही प्रशंसा के योग्य है। इस तरह से पंडित अलोपीदीन के दो व्यक्तित्व आते हैं, एक जो प्रशंसनीय है और एक अप्रशंसनीय। अप्रशंसनीय व्यक्तित्व कौन है? जो आदि से मध्य तक कहानी में आता है, और प्रशंसनीय जब अंत में वह वंशीधर के को एक अपने उच्च पद पे अपना स्थायी प्रबंधक नियुक्त कर लेता है। तो यह गुण ग्राहकता प्रशंसा के योग्य है। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में लेखक ने कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। लेखक इस कहानी में वृद्ध मुंशी, वकील और शहर की भी, ये तीन जो व्यक्तित्व हैं, इनको अलग अलग रूप में समाज की सच्चाई को प्रकट करना चाहता है। वह कैसे? जैसे कि लेखक ये कह रहा है कि वृद्ध मुंशी, उनका क्या चरित्र है और वो समाज की किस चरित्र की सच्चाई को उजागर कर रहा है। वृद्ध मुंशी का चरित्र समाज की उस सच्चाई को उजागर करता है जिसमें वृद्ध माता पिता भी जीवन मूल्यों से वंचित हैं। वे स्वयं भी भ्रष्ट आचरण करने में झिझक महसूस नहीं करते और न ही अपने बच्चों को कोई सदाचरण की सीख दे पाते हैं, बल्कि उन्हें रिश्वतखोरी या ऊपरी आमदनी प्राप्त करने की सलाह देते हैं। अर्थात ऐसे परिवार एक अच्छे समाज की नींव नहीं बन सकते। वृद्ध मुंशी भी वंशीधर अपने बेटे को यही सलाह देते हैं। वो क्या कहते हैं? जब वो घर से रोजगार के चक्कर में घर से बाहर जा रहे थे तो उनके पिता ने उन्हें क्या सलाह दी थी कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह पीर की मजार है। ओहदा का मतलब है पद। पद चाहे कोई मिले लेकिन ऊपरी आय होनी चाहिए। उनका कहने का मतलब ये था। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्ण मासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और फिर घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है और इसी से बरकत होती है। वो कहते हैं कि तुम स्वयं विद्वान हो, मैं तुम्हें क्या समझाऊं। इन बातों को निगाह में बांध लो, यही मेरी जन्म भर की कमाई है। अब आपने देखा कि वृद्ध मुंशी अपने बेटे को क्या सलाह दे रहे हैं कि जन्म भर की कमाई, इसका मतलब उन्होंने जीवन भर यही काम किया और वही काम करने के लिए वो अपने बेटे को भी प्रेरित कर रहे हैं। वे अपने बेटे की ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा पर पीठ थपथपाने की बजाय उसे कोसते हुए कहते हैं, इस वंशीधर को पढ़ाना लिखाना सब बेकार हो गया। हमने तो इसे इसीलिए पढ़ाया था कि जैसे तैसे कमा कर हमारा घर भरे, लेकिन यह निकला अक्ल का दुश्मन। इस तरह से आपने देखा कि वृद्ध मुंशी अपने बेटे को ईमानदारी का पाठ न पढ़ाते हुए बेईमानी का पाठ पढ़ा रहे हैं। अब दूसरे समाज की जो सच्चाई को उजागर करने वाले हैं इस कहानी के आधार पे वे वकील हैं। वकील वैसे समाज की ऐसी सच्चाई है जो न्याय की जीत पर खुश होने की बजाय अपने मुवक्किल की जीत पर खुश होते हैं। उनका मुवक्किल चाहे जो भी कार्य किया हो, गलत या सही, लेकिन उनकी खुशी उसी में होती है जो जब वही अन्याय या अन्याय किसी के लिए भी जीतते हैं। इसके लिए चाहे उन्हें न्याय का गला ही क्यों नहीं दबाना पड़ता,
न्याय की इससे बड़ी पराजय नहीं हो सकती। जैसे कि इसका उदाहरण ये है कि वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। उन्हें भ्रष्ट सेठ अलोपीदीन ने धन का गुलाम बना दिया था। फैसला ईमानदारी के पक्ष में न होकर भ्रष्टाचारी के पक्ष में हुआ, लेकिन फिर भी क्या है, वकील फैसले में उछल पड़े, जबकि उनको पता है कि यह भ्रष्ट और आरोपी अलोपीदीन जीत गया है और वंशीधर हार गए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी खुशी मनाई। तीसरे जो समाज की सच्चाई को उजागर करने वाली बात है, वह उससे किससे दिखाई देती है? शहर की भीड़। और शहर की भीड़ वह भी समाज की वह सच्चाई है जो संवेदनहीनता का पर्याय है, क्योंकि शहर की जो भीड़ होती है वह केवल एक तमाशबीन की तरह दृश्य को देखती है। किसी के दुख में भी वह तमाशे जैसा मजा लेती है। विशेष रूप से नए नए बातों को देखना, सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, जबकि वे स्वयं भ्रष्ट आचरण में लिप्त रहते हैं। फिर भी किसी भ्रष्टाचारी की कलई खुलने पर खुलकर टीका टिप्पणी करने से नहीं चूकते। इसका उदाहरण नमक का दरोगा के पाठ के आधार पर बताया जा रहा है कि जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कभी भी आंखें इतनी उत्सुक न होती होंगी जितनी पंडित अलोपीदीन को देखने की थी। मतलब इतनी भीड़ थी कि भीड़ के कारण छत और दीवार में कोई भी भेद नहीं हो पा रहा था। तो शहर की भीड़ क्या करती है? केवल एक तमाशबीन होती है और वह खुद अपने गलत कामों को नहीं देखती, बल्कि दूसरों के तमाशे को देखती रहती है। अब प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न पंक्तियां को ध्यान से पढ़िए। इसमें एक पैराग्राफ दिया गया है और उसके 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पैराग्राफ है, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? प्रश्न है, यह किसकी उक्ति है? उक्ति का मतलब कथन। दूसरा प्रश्न है, मासिक वेतन को पूर्ण मासिक का चांद क्यों कहा गया है? तीसरा, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? अब सबसे पहले प्रश्न ये है कि यह उक्ति किसकी है? उक्ति का मतलब कथन। आपने देखा था कि जब वंशीधर अपने रोजगार के सिलसिले में घर से बाहर जा रहे थे तो उनके पिता ने उनको यह उक्ति कही थी। तो यह उक्ति वंशीधर के बूढ़े पिता की है। उन्होंने क्या कहा है कि मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? तो मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार पूर्णमासी का चांद पूर्णिमा के दिन ही पूरा दिखाई देता है और उसके बाद से ही दूसरे दिन से ही वह घटना प्रारंभ हो जाता है, ठीक उसी प्रकार वेतन भी मास में मिलता तो एक ही बार है, किंतु अगले दिन से घटते घटते शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। इसलिए लेखक ने पूर्णिमा के चांद को मासिक वेतन के साथ मिलाया है। तीसरा प्रश्न है, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं?
देखिए, ये जो वक्तव्य है ये समाज के लिए हितकर नहीं है, इसलिए हम जो है इस वक्तव्य से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। क्योंकि जब एक पिता ही इस तरह की सोच का वक्तव्य देगा तो पुत्र की मानसिकता के विकृत होने की संभावना अधिक हो जाती है और ऐसी मानसिकता समाज के लिए भी अहितकारी है। ऐसी मानसिकता वाले लोग समाज के लिए हितकारी कैसे हो सकते हैं जब उन्हें गलत शिक्षा दी जाएगी, ईमानदारी का आचरण नहीं सिखाया जाएगा तो वो बेईमानी के रास्ते पे चलेंगे। अगर समाज में बेईमानी व्याप्त हो जाएगी तो ईमानदारी कहाँ रहेगी। इसलिए एक पिता का यह वक्तव्य बिल्कुल भी सही नहीं है और हम इस वक्तव्य से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। अब मैं आगे के जो प्रश्न हैं, प्रश्न नंबर 5, 6 और अन्य प्रश्न मैं दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी।